लगातार 5 राज्यों के चुनावी परिणामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दीपाली, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल कपिल, लगातार हम देख रहे हैं इस समय अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए, लेकिन सभी राज्यों की अगर हम लोग बात करते हैं कपिल, तो बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। मतलब चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं सामने आए हैं और उम्मीद नहीं थी कि इस बार असम में भी कहीं ना कहीं, देखिए हैट्रिक तो जरूर लगाई है, क्योंकि हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो गैंगटोक गए थे और तमाम बच्चों के साथ उन्होंने फुटबॉल खेला था, तो तीसरा गोल इस बार बीजेपी ने लगा ही दिया है असम में। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी का जो किला है वो आखिरकार बीजेपी ने भेद दिया है और एक प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई बीजेपी इस समय नजर आ रही है। लेकिन कपिल, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं कि इस बार बीजेपी इतने आगे नजर आई है, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, वो जरा आपसे समझना चाहिए। बिल्कुल दीपाली, हम 2021 के चुनाव में जाना चाहेंगे। 2021 के चुनाव में हमने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल का जो प्रभारी वहां का बनाया गया था वो कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया था और कैलाश विजयवर्गीय ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए 2021 के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन उस समय जो है बीजेपी, जो जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, वहां पर 77 सीट लेकर वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आती है। हालांकि सरकार ममता बनर्जी की तीसरी बार बनती है, लेकिन इस बार अब चूंकि आपने कहा है कि वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो दीपाली पहला फैक्टर यही है कि लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री रही, 15 सालों से वहां पर टीएमसी का शासन रहा है। 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, 2016 के चुनाव में दूसरी बार, 2021 के चुनाव में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जो है यहां पर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक ये फैक्टर हो सकता है। दूसरे फैक्टर की बात करूं दीपाली, तो दूसरा बड़ा फैक्टर यह हो सकता है कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले एसआईआर जो हुई है उसमें पश्चिम बंगाल से 91 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं सूची से, जो पलायन कर गए या जो डेथ हो गए हैं या जिनके जो अवैध तरीके से रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा अग्निबाण माना जा रहा है एसआईआर। तो एक ये हो सकता है और तीसरा है दीपाली विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे को लेकर बार बार जो है बीजेपी ने जो वहां पर प्रचार प्रसार किया, जनता को जागरूक किया। तो कहीं ना कहीं ये 3 फैक्टर जो है बड़े साबित यहां पर हो रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी जो है रुझानों में 189 सीटों पर दीपाली आगे चल रही है सोची बात के लिए। और टीएमसी जो 15 सालों से शासन कर रही है वो महज 99 यानी कि 99 सीटों पर वो आगे चल रही है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की तो कपिल हम लोग बात ही कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल राज्य है और सबकी नजरें कहीं ना कहीं इसी पर टिकी हुई है। लेकिन एक चीज और हमें बात करनी चाहिए, असम की, पुडुचेरी की भी बात करनी चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ ही साथ तमिलनाडु की बात करते हैं। लेकिन असम की आगे बढ़ते हैं। असम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं असम में एक बार तीसरा गोल यहां पर लग चुका है बीजेपी की तरफ से, हैट्रिक बन चुकी है। किस तरीके के आंकड़े रहे, जो समीकरण है इस बार किस तरीके के बैठे हैं? चलिए अब अपन असम का रुख कर लेते हैं। असम में हम बात करें तो 2021 के चुनाव में जो है हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल होते हैं और जब वहां पे परिणाम आता है तो सीएम फेस होते हैं हेमंत बिस्व शर्मा और उन्हीं के जो है निर्देश में ये वाला चुनाव लड़ा गया है। और जो हैट्रिक की आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा को इसका श्रेय आता है। अब बात करते हैं हम 2016 के चुनाव की दीपाली। 2016 के चुनाव में वहां पर सर्बानंद सोनोवाल जी जो बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और पहली बार सरकार जो है असम में सोनोवाल के निर्देशन में बनी थी। और दूसरी बार जो है बीजेपी ने जो है हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पर चुनाव लड़ा और तीसरी बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा, यानी कि दूसरी बार हेमंत बिस्व शर्मा और तीसरी बार बीजेपी जो है चुनाव मैदान में। जबरदस्त हैट्रिक यहाँ पे कपिल लगी और हमारे साथ अब खास मेहमान जो है जुड़ गए हैं, नरेंद्र आहूजा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर MH1 न्यूज पर आपका। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने जबरदस्त कमाल कर दिखाया इस बार के चुनाव में। मतलब उम्मीद नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। असम में भी हैट्रिक यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। देखिए रुझान है, लेकिन क्या आपको लगता है जो रुझान ये सामने आ रहे हैं पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे? क्या आपको लगता है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, जब समय हो चला है और जितने राउंड्स की मतगणना हो चुकी है तो उसके बाद बहुत अधिक परिवर्तन इसमें होता दिखाई नहीं दे रहा है। जहां जहां पश्चिम बंगाल में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनती स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल लग रहा है। असम के अंदर 2/3 बहुमत के साथ हेमंत बिस्व शर्मा तीसरा गोल करने में सफल हुए और लगातार एक हैट्रिक लगाने में और प्रो इनकम्बेंसी साबित करने में सफल हुए और हिंदू वोटों का एक ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने में सफल हुए और मुस्लिम मतदाताओं में भी मतभेद बना करके जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए मुस्लिम है और
जो असमीज बोलने वाले मुसलमान हैं उन दोनों को भी अलग अलग करते हुए आसामी बोलने वाले मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि कहें कि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बना करके सर्बानंद सोनोवाल ने जब प्रारंभ किया था लुक ईस्ट पॉलिसी को, उसी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे बढ़ाया और गुवाहाटी कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का एक प्रवेश द्वार बना और जिसे विदेशी लोग भी हमारे देश का चिकन नेक कहते थे, उसे एक बहुत मजबूत कॉरिडोर बना करके प्रस्तुत करना, ये भी एक इनकी सफलता रही और इसी कारण ये असम के अंदर आज हैट्रिक लगाने में सफल हो रहे हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और प्रो इनकम्बेंसी विकास के कारण ही आ पाती है जब आप अपने अधिकांश मतदाताओं को संतुष्ट रखने में सफल होते हैं, तभी आप प्रो इनकम्बेंसी से मत लेने में सफल हो पाते हैं और अपनी सरकार को रिपीट करवा पाते हैं। जी नरेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे थे, परसों बयान सामने आया था शुभेंदु अधिकारी का, जहां पर वो ममता बनर्जी को, जो कि कार्यकारी अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा था पूर्व सीएम ममता बनर्जी। आज उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की पढ़ी लिखी जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। इन दोनों बयानों को शुभेंदु अधिकारी के कैसे देखे? वो शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी का हिस्सा हुआ करते थे, वो शुभेंदु अधिकारी जो पिछले चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से जो है ममता बनर्जी को परास्त करते हैं और इस बार भी उनके साथ, नंदीग्राम के साथ साथ वो जो है भवानीपुर से भी चुनावी मैदान में आज अभी वो आगे चल रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी को कहीं ना शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन बयानों को कैसे देखें नरेंद्र जी? देखिए, निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी जहां पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उन नेताओं की पंक्ति में जो कि कांग्रेस से आए या टीएमसी से आए, और टीएमसी से उनके आने का कारण भी एक रहा कि उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति टीएमसी के अंदर उन्हें होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अर्थात टीएमसी एक परिवारवादी पार्टी बनकर के रह गई और टीएमसी में जब ममता बनर्जी के बाद दूसरे स्थान के नेता के रूप में स्थान दिया गया तो वह अभिषेक बनर्जी, जो उनके भतीजे कहे जाते हैं, उन्हें दिया गया। तो शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के लिए टीएमसी छोड़ देना अपरिहार्य हो गया, आवश्यक हो गया, यदि वे आगे की राजनीति करना चाहते थे। तो आगे की राजनीति करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया। तो कहते हैं ना कि जब नया नया आता है तो ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तो जैसा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से आने के बाद इस बार के चुनावों से पहले भी उन्होंने दावा किया था कि 1/3 टिकटें कांग्रेस की भी मैंने ही बांटी है, और दूसरा दावा उन्होंने किया था कि कांग्रेस के अधिकांश हिंदू नेता मेरे संपर्क में है, मैं जिस दिन चाहूंगा आसाम में कांग्रेस को हिंदू नेता विहीन कर दूंगा। तो लगभग ऐसी ही स्थिति शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की बंगाल में की और उनके जो ये बड़बोले बोल हैं या ये जो बयान आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, लेकिन बड़े बोल बोलने से बचना चाहिए, ऐसा तो मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में कहूंगा। जी सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ पर महिला वोटर्स का सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं इस बार आया और वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ा है। और जो बिल लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, महिला सशक्तिकरण बिल, हालांकि लोकसभा में उसे गिरा दिया गया विपक्ष की तरफ से, लेकिन इस बिल का कितना बड़ा रोल कह सकते हैं रहा है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण का दावा किया जा रहा है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तो इसका इंपैक्ट आपको लगता है इस बार के रिजल्ट में देखने को मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से देखने में मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार इस बिल को जो लाई, महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका था और वो 100% बहुमत से सर्वमत से पास हुआ था, ने भी उसका विरोध नहीं किया था। लेकिन अब ये जो पाथवे बना करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो परिसीमन के लिए आयोग बनाए जाने थे, उसका विरोध विपक्ष ने ना जाने क्यों अपने कुछ कारणों से किया। उन्हें कुछ निहितार्थ दिखाई दिए या भारतीय जनता पार्टी के निहित स्वार्थ इसके अंदर दिखाई दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से चलते हुए चुनाव के बीच में संसद का विशेष सत्र बुला करके, अधिवेशन बुला करके, लगातार चर्चा करवा करके पूरी जनता के समक्ष, देश के समक्ष विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा दिखाने में सफल हो गई। और वो नैरेटिव की लड़ाई को जीत लेना ही कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पर
पक्ष का साथ दे गया और महिलाओं के अधिकांश वोट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिले। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो दिया आरजी कार की पीड़िता की माता को टिकट, और उस टिकट को देने के उपरांत तय रूप से एक बात तो लगती है कि उनको टिकट मिलने के बाद एक संदेश बंगाल की महिलाओं में गया कि महिला सुरक्षा के लिए यदि कोई उनके पक्ष में खड़ा है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि महिलाओं का पूरा समर्थन और पूरा की पूरी सहानुभूति उस पीड़िता की मां के साथ थी, और वो सहानुभूति फैल करके पूरे बंगाल में गई और लगा जैसे ममता महिला विरोधी चेहरा हो गई हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी पीड़िता के विरुद्ध राजनीतिक बयान, पीड़िता की मां के विरुद्ध राजनीतिक बयान देना उनकी मजबूरी था। तो ये भी लोगों के अंदर एक संदेश गया कि ये पार्टी भी शायद महिलाओं के पक्षधर में नहीं है, पक्ष में नहीं। जी नरेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुमत की ओर बढ़ रही है, अगर बहुमत मिलना तो है जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, सीएम फेस कौन हो सकता है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो पहले से ही चर्चा में है, 2021 के चुनाव में वो चर्चा में आए थे, लेकिन कहीं न कहीं दिलीप घोष भी जो है बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, हिंदूवादी आक्रमण छवि के लिए जाने जाते हैं, पूर्व राज्य अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो ऐसे में किसको देखें, कौन हो सकता है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जहां तक मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने की बात है, सिवाय एक बार जब बिहार में सम्राट चौधरी को इस बार लाया गया, इसके अतिरिक्त जिसको जब भी मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया, मैं हरियाणा से प्रारंभ करूं तो मनोहर लाल खट्टर, चाहे राजस्थान की बात करूं तो मोहनलाल शर्मा, चाहे भजन लाल शर्मा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, क्षमा चाहूंगा, राजस्थान की बात करें तो मोहनलाल यादव, या इसी प्रकार से जितने भी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, तो ये चौंकाने वाले ही निर्णय पार्टी द्वारा इनके द्वारा लिए जाते हैं। इसमें तो यदि हम किसी नाम को लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि उसके चांसेस को कुछ घटा रहे हैं, इसलिए मैं बचना चाहूंगा किसी भी एक नाम को लेकर के, और उसके मौके को कुछ कम नहीं करवाना चाहूंगा। जी बिल्कुल सही, ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। जो तस्वीरें हैं अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई अब धीरे धीरे करके नजर आएंगी। लेकिन सर, मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पर ये है, कांग्रेस की अगर हम लोग सर बात करते हैं, कांग्रेस जो है अब कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। सिर्फ आज के राज्यों के चुनावों की बात नहीं करेंगे, जो अन्य दूसरे राज्य हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आगामी चुनाव भी होने, यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, लेकिन क्या लगता है आपको कांग्रेस इतना पिछड़ क्यों रही है? क्या कमी आपको लग रही है? देखिए, जब परिवारवाद के कारण बहुत वरिष्ठ नेताओं के ऊपर एक केवल परिवार का एक नाम होने के कारण बिठा दिया गया, सक्षमता पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें लगा कि पूरी तरह से सक्षम नहीं है, वो चमत्कार नहीं है जो पहले था इस परिवार के अंदर, जिनके नाम पर वोट मिलते थे। तो एक एक करके उन नेताओं ने शायद कांग्रेस को छोड़ना भी प्रारंभ किया। नेताओं ने छोड़ना प्रारंभ किया या नहीं किया, लेकिन मतदाता ने निश्चित रूप से 70 साल पुरानी इस पार्टी को, जो शायद उस समय स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए बनी थी, उसे छोड़ देना प्रारंभ कर दिया। तो तय रूप से कांग्रेस को बैठ करके एक आत्म अवलोकन करना होगा और फिर से वरिष्ठ नेताओं को उचित मान सम्मान देते हुए स्थान देना होगा। तीसरा, जो ग्रासरूट से जुड़े हुए नेता हैं, जिनका की जनता के अंदर कुछ प्रतिनिधित्व है, जनता जिनको गंभीरता से लेती है, उन्हें आगे लाना होगा। चौथा, जो मुद्दे जनता के हैं, जनता के हितों से जुड़े हैं, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी, क्योंकि सेल्फ गोल करना कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं की एक आदत बन चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले ही आपने इसी तृणमूल कांग्रेस से गलबैया करते हुए महिला आरक्षण
को लाने के लिए जो संविधान संशोधन लाया जा रहा था जी। उसको गिराने में सहायता ली, और फिर आप उसी राज्य में आकर के उसी पार्टी और उनके मुखिया के विरुद्ध इतने तीखे बयान देते हैं। वहीं आप केरल चले जाएं तो एलडीएफ की इन्होंने मदद ली उसी संविधान संशोधन बिल को गिरवाने में, जिसको उन्होंने विजय के रूप में पूरे देश में प्रचारित प्रसारित किया, और वहीं एलडीएफ को बिल्कुल हरा दिया, और अब यूडीएफ वहां पर सत्ता में आ रही है। तो आप इंडी गठबंधन के नेता के रूप में अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलने में बिल्कुल सक्षम सिद्ध नहीं होते दिखाई दे रहे, अपितु उनको भी लगने लगा है कि कांग्रेस इतना एक भारी पत्थर हो गया है, यदि उनकी नाव में ला करके रखा जाएगा तो उनकी चुनावी वैतरणी में डूबनी तय है। इसीलिए कांग्रेस का समय है कि इस समय बैठ करके सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाएं, एक आत्म अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, और जिन कमियों को दूर कर सकते हैं दूर करें, वरिष्ठ नेताओं को उचित मान सम्मान दें, और युवा जो कि जनता से जुड़े हुए हैं उन्हें ऊपर लाएं, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा तो जय श्री राम के साथ साथ कहना पड़ेगा राम नाम सत्य। नरेंद्र जी, इसी सवाल से जुड़ा है मेरा एक सवाल है। आपने इशारा किया कांग्रेस को, साथ ही आपने एक बयान का इशारा किया, मैं समझ गया बातों बातों में कहीं ना कहीं आपने राहुल गांधी की तरफ इशारा किया है, जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर जो है ममता बनर्जी को खिलाफ जो है बयानबाजी की हो, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी का बयान जो है कहीं ना कहीं ममता को डुबो ले गया है? देखिए, मैं निश्चित रूप से, वो कई कहते हैं ना, विरोधी पत्थर मारे तो उतने बुरे नहीं लगते, लेकिन जिसके पक्ष में अभी थोड़े दिन पहले आकर के खड़े हुए अगर वो फूल भी उठा करके फेंक करके मार दे तो वो बहुत ज्यादा चोट दे जाता है। तो ये भीतर घात हुई या अंदर से दिया गया वार, या जो वोट आप भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में विभक्त ना हो इसके लिए ममता जी को दिलवा सकते थे, उन्हें ना दिलवा करके उन्हें काटना और एक वोट कटवा पार्टी बंगाल में साबित हो जाना, और हार के कारणों में एक कारण ये भी लिखवाना कि आपकी पार्टी ने टीएमसी के वोट काटे इसलिए टीएमसी हारी। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि बेहतर रूप में देखेंगे, बड़े रूप में देखेंगे, देश में इंडी गठबंधन के अस्तित्व को बिल्कुल शायद आखिरी चोटें ही लगी हैं। ना तो अब मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट साथ देंगे केरल की इस हार के बाद, और ना ही अब बंगाल की इस हार के बाद मुझे लगता है कि टीएमसी साथ रहने वाली है, और बाकी प्रदेशों में भी जो दल है वो भी अब अवलोकन तो करेंगे ही कि अब हमारी क्या स्थिति है, कि कहीं कांग्रेस को साथ लेकर के चलने में हमें फायदा है या नुकसान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या अन्य राज्यों में अन्य सहयोगी दल हो। जी जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, एक सवाल थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ है, मेरा सवाल और है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रणब मुखर्जी जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे जो कांग्रेस के नाम से जाना करते थे, आज वही पश्चिम बंगाल जो है कांग्रेस नेता वहां पे शून्य पे चल रही है कांग्रेस। अभी हाल ही में जो रुझान आ रहे हैं, यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, बहरामपुर विधानसभा सीट से वो खुद पीछे चल रहे हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, आपने बड़ा उचित नाम लिया है, प्रणब मुखर्जी जी। अगर प्रणब मुखर्जी को ले तो निश्चित रूप से तभी से ही कांग्रेस का बंगाल में अस्तित्व का संकट प्रारंभ हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों को लगता था कि यदि प्रधानमंत्री बनने में कोई सक्षम था या योग्य हो सकता था तो वो मनमोहन सिंह के साथ साथ प्रणब मुखर्जी भी हो सकते थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री ना बना करके उस समय राष्ट्रपति बना करके एक तरह से कि आपको एक सिरमौर बना दिया, एक दिखाने के लिए एक मुखौटा या एक आपके सिर पर एक हमने ताज लगा करके बैठा दिया। तो उसके बाद, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अंतर विरोध को समझा और इसका लाभ उठाया। यदि कोई सम्मान का पद दिया या कोई सम्मान दिया प्रणब मुखर्जी को, तो मुझे तो एक लगता है कि प्रणब मुखर्जी को सम्मान देकर के भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में ये संदेश देने का प्रयास किया कि बंगाल में बंगालियों को यदि कोई सम्मान दे सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनसंघ के रूप में स्थापित हुई थी तो उनके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे, और इसी रणनीति के तहत अंग बंग कलिंग
ये तीन बातों को लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जी। बंगाल के चुनाव में उतरी थी। जी बिल्कुल सर, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे। देखिए, जब अमित शाह गए बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए तो वहां पर घुसपैठियों का जिक्र किया गया, गुंडागर्दी का जिक्र किया गया, और कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि बुरी तरीके से मार गिराया जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट यहां पर सामने आई है। गुंडागर्दी के खिलाफ गुंडों को उन्होंने सख्ती से चेतावनी दी है कि गुंडागर्दी बिल्कुल पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। और वो स्थिति कहीं ना कहीं अब देखने को भी मिल रही है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। तो क्या लगता है, पहले के मुकाबले अब कितना परिवर्तन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से एक बात को यदि मैं बार बार कहता हूं तो जी। समय आने पर बात को सिद्ध करना मेरा एक दायित्व बन जाता है और कर्तव्य बन जाता है। जब बार बार कहा गया कि बंगाल को अब टीएमसी की कटमनी और करप्शन से मुक्ति दी जाएगी, और जी। दूसरा टीएमसी के उन मुस्लिम तुष्टीकरण की गुंडागर्दी से मुक्ति दी जाएगी, तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार का ये पहला दायित्व बनेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जैसा उत्तर प्रदेश में किया गया और जैसे गुंडों का एक समूल नाश किया गया, सफाया कर दिया गया, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ, बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगने वाले कांटेदार तार या दीवार, और बांग्लादेश से खास तौर पर घुसपैठ करने के बाद गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पकड़ करके उचित सजा देने का काम, ये सारे काम उनकी प्रायोरिटी पर रहेंगे और रहने चाहिए भी। और लोगों को इससे निश्चित रूप से अब इस आतंक से थोड़ी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अभी तो जो बाजार है बंगाल के अंदर, जी। वहां पर दुकानदारों को हफ्ता तक दिया जाना पड़ता था, क्योंकि जरूरी था। अगर आपको व्यापार करना है तो आपको चंदा देना पड़ेगा, कट देना पड़ेगा, आपको उनको संतुष्ट रखना पड़ेगा, सरकारी टैक्स के साथ साथ एक पार्टी का टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जब आ गई थी तो अब उस स्थिति से तो मुक्ति मिलेगी, और उस स्थिति से मुक्ति के लिए ही शायद बंगाल के आम बंगाली ने और वहां हिंदू मतदाता ने मत दिए। जी एक सवाल नरेंद्र जी मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके के परिणाम इस बार आ रहे हैं सामने, 2026 के चुनाव में आ रहे हैं, और 2027 में भी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ऐसे राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों का इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा क्या? इसको कैसे देखें? हाँ, निश्चित रूप से पड़ेगा, और यहाँ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत सकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लगभग अगर बंगाल की भी स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी, और योगी आदित्यनाथ की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता और जो अभी पूर्वोत्तर हाईवे का उद्घाटन हुआ, और यहाँ एक बात और का ध्यान देंगे, जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, प्रधानमंत्री का तुरंत वाराणसी आना, वाराणसी आकर के वहां सौगातें बांटना और पूर्वोत्तर गंगा एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करना, और गंगा एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से 12 जिलों का जुड़ना और उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का बनना, ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं जनता को दिखाई तो देता है कि मेरे आसपास अगल बगल में इतना विकास हो रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो लोगों का कहें ना कहें, लेकिन जिस वक्त मतदान देने करने के लिए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी को जिसने थोड़ा सा भी सरल बनाया, मैं उसके पक्ष में मतदान करूंगा। तो आने वाले चुनावों में तो इसका लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड में देखेंगे तो यूसीसी लाने वाले कुछ पहले राज्यों में से एक उत्तराखंड, चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनने वाली उस सड़क, चाहे उसमें पहाड़ का कुछ नुकसान हुआ, लेकिन बहुत ही एक अच्छी सुविधा तीर्थ यात्रियों के लिए प्रदान हुई। तो उत्तराखंड के जो छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके भी व्यापार को मैदानी इलाकों के साथ जोड़ना और हरिद्वार जैसे क्षेत्र को विकसित करना, ये सारी चीजें इनके पक्ष में जाएंगी। लेकिन पंजाब की स्थिति थोड़ी अंतर में है, क्योंकि पंजाब में कभी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार नहीं रही, जब भी रही अकालियों के साथ रही, अब अकालियों के साथ उनका गठबंधन नहीं है। तो पंजाब का वैक्यूम कौन भरेगा, ये तो अभी समय ही बताएगा। जी बिल्कुल सर, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज और है, क्यों ना दक्षिण राज्यों पर भी बातचीत कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन सभी राज्यों में भी चुनाव है। सर, तमिलनाडु की मैं अगर बात करना चाहती हूँ तो विजय थलापति जो कि बहुत फेमस एक्टर हैं, पॉपुलैरिटी है, तो पॉपुलैरिटी होना उनका कितना मेजर प्लस पॉइंट उनके लिए रहा है इस बार के चुनाव में?
देखिए विजय थलापति, मैंने जब आपसे चर्चा हुई थी, मुझे जी। नहीं मालूम आप उस समय आप बैठे थी या कोई और एंकर थे, लेकिन इतना मुझे अवश्य याद है कि उस वक्त मैंने कहा था कि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में एक हीरोइज्म चलता है, जी। एक व्यक्तिवाद चलता है। पहले ही तीन पार्टियां देख लें, डीएमके देख लें, एआईएडीएमके देख लें, उनका जो शीर्ष नेतृत्व रहा, उन्होंने अपना कैरियर फिल्मों से, दक्षिण भारतीय फिल्मों से प्रारंभ किया, और जब वह फिल्मों में हीरो बनकर के पूरे जनमानस में छा गए, तब उन्होंने नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व देने का एक प्रयास किया और सफलतापूर्वक राजनीतिक नेतृत्व दिया। वही काम जयललिता ने किया, और जयललिता जब तक जीवित रही तो एआईएडीएमके को उन्होंने नेतृत्व दिया, और वो पहले अपने समय की बहुत सफल अभिनेत्री भी रही। और फिर तीसरा, जब विजय का उद्गम, तो ये निश्चित रूप से दक्षिण के राज्यों में बढ़ते हुए व्यक्तिवाद और हीरोइज्म की एक्सेप्टेंस का एक है। और दूसरा, यहाँ कहीं ना कहीं डीएमके ने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई। स्टालिन या उनके बेटे उदयनिधि के जब हम बयानों को देखते हैं, और खास तौर पर उत्तर और भारत दक्षिण में एक विभाजन पैदा करने के लिए दिए गए सनातन, घोर सनातन विरोधी बयानों को देखें, तो वो भी एक कारण रहे जो कांग्रेस उत्तर भारतीय राज्यों में हमेशा सेल्फ गोल कर गई, और उनके दिए बयानों को उत्तर भारतीय राज्यों में जब दिखाया गया, सुनाया गया, पढ़ाया गया, तो तय रूप से फिर वहां पर उसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। तो दक्षिण भारतीय राज्य तमिल में भी इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ा, और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी या एआईएडीएमके ने क्या किया, काशी के अंदर तमिल काशी संगमम के नाम से एक प्रारंभ किया गया, और ये दिखाया गया कि कहीं ना कहीं संस्कृत के सबसे अधिक निकट या प्राचीनतम भाषाओं में से कोई एक और भाषा है तो वह तमिल है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वेद का अगर सर्वाधिक प्रचार प्रसार है तो वह तमिलनाडु में भी है। ठीक है, उनका थोड़ा अलग प्रकार से है, उसका कार्यप्रणाली अलग है, लेकिन ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का प्रयास था। लेकिन स्टालिन और उदयनिधि ने उत्तर और दक्षिण को तोड़ने का प्रयास किया, और वो बिल्कुल भी तमिलनाडु के लोगों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने अंततः उस पार्टी को अस्वीकार कर दिया। और आज भी जो रुझान देखते हैं, तो पहले स्थान पर टीवी के, दूसरे स्थान पर एनडीए प्लस या एआईएडीएमके प्लस, और तीसरे स्थान पर डीएमके प्लस आ रहा है। नरेंद्र जी, एक पहलू और एक बात और बताऊं जी, कि जी, जी। विजय यदि सरकार बनाएंगे, तो मुझे अभी भी ये लगता है इन अंतिम नतीजों के बाद एआईएडीएमके के समर्थन की उनको आवश्यकता पड़ेगी। और आज से 2-3 महीने के बाद आप शायद मेरी बात को आज नोट करके रखें कि मुझे लगता है कि टीवी के को एनडीए में ही अंततः खुद को लाना पड़ेगा, और वे एक एनडीए की सहयोगी पार्टी बनेंगे, ऐसा मुझे आज से ही लगने लगा। जी, मेरे सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर टीवी के को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो किस पार्टी का वो जो है समर्थन लेते नजर आएंगे। तो आपने पहले कह दिया कि एआईएडीएमके जो है सहयोगी बनेगा, लेकिन एक सवाल और जनरेट होता है इसमें कि क्या एआईएडीएमके क्या ये स्वीकार करेगा कि मुख्यमंत्री टीवी के पार्टी विजय हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, वो उनको समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ये तो निश्चित रूप से सरकार में एक स्थायी, राज्य में एक स्थायी सरकार देने के लिए और जमीनी हकीकत को समझते हुए, एआईएडीएमके भी बहुत वर्षों से अभी सत्ता से बाहर है, उनके कैडर की भी इच्छा है कि अब हम सत्ता के नजदीक जाएं या सरकार में शामिल हो। तो मुझे तो तय रूप से लगता है यदि टीवी के कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा बनेंगे और उनकी जब बातचीत होगी, तो उन्हें समर्थन देने के लिए एनडीए या एआईएडीएमके प्लस आगे आएगा, और उन्हें समर्थन देकर के विजय को अब मुख्यमंत्री बनाना, ना केवल ये तमिलनाडु की जनता के जनादेश को सम्मान देना होगा, अपितु एक जमीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा। तीसरा, उन लोगों को दंड देना होगा जो उत्तर और दक्षिण में विभाजन की बात करते हैं। चौथा, उन लोगों को भी दंड देने में सहायक होगा जो सनातन को बहुत बुरे शब्दों में अपमानित करते हैं। तो इसके लिए ये गठजोड़ बनना
चुनाव पश्चात की रणनीति के साथ टीवीके को एआईएडीएमके का समर्थन मुझे तो अपरिहार्य लग रहा है, आवश्यक लग रहा है। जी जी सर, कांग्रेस का जिक्र आपने जैसे कि किया, वीकनेसेस आपने बताए और आपने ये भी कहा है कि आत्ममंथन करने की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि फ्यूचर में भी अब चुनाव होने तमाम राज्यों में। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस को अब अलायंस की जरूरत है, आगे चुनाव लड़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है? देखिए, पिछले कई चुनावों से निरंतर और लगातार कांग्रेस किसी ना किसी बैसाखी को लेकर के ही खड़े होने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी अखिलेश दो लोगों की जोड़ी करके उन्होंने बनाया, और बिहार में देखें तो तेजस्वी यादव को उन्होंने नेता स्वीकार किया। तीसरा देखें तो हर स्थान पर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बैसाखी के सहारे ही चलना चाह रही है। चाहे तमिलनाडु में ही देख ले तो डीएमके की बैसाखी के सहारे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को सहयोगियों की आवश्यकता है, लेकिन क्या कांग्रेस का नेतृत्व इतना सक्षम है कि वह गठबंधन की राजनीति में गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए सहयोगियों को सम्मान के साथ अपने साथ रख पाए और सहयोगियों की आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरी कर पाए? यदि नहीं कर पाती है तो कांग्रेस को चाहे सहयोगियों की आवश्यकता हो, लेकिन सहयोगी एक एक। ठीक है सर, अभी आपको यहाँ सुबह 7 बजे से MH1 न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन रुझानों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जश्न का माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच तमाम बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, अन्य नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये हाल ही ट्रेंड है, इसमें ज्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, रुझान जो दिखा रहा है उस रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। अभी तक जो ट्रेंड दिखा रहा है कि बहुत भव्य जीत हो रही है असम में। मैं असम के जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के लिए और यहाँ डबल इंजन सरकार को जो समर्थन दिए हैं, ये असम के लिए, असम की अगली पीढ़ी के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल के बारे में क्या बोला? वेस्ट बंगाल में भी ऐसी स्थिति है जो दिख रहा है। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत होगी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ प्रचंड जनादेश है, प्रचंड जनादेश, मां मानुष और माटी का जनादेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ਨੂੰ आशीर्वाद का जनादेश है। ये जनता ने आशीर्वाद दिता कि मोदी जी इस तरह ही काम करते रहो और देश ਨੂੰ तरक्की की राहां ते लैके जाओ। ये अज का जनादेश पंजां स्टेटां च स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ਹੁਣ चौथे नंबर की पार्टी है और राहुल गांधी 100 नॉट आउट चुनाव च हो गए। 100 चुनाव अज राहुल गांधी हार चुके हैं और यह हैट्रिक चलती रहनी 100 की, ये रुकने वाली नहीं। अगला 100 चुनाव मेरी भविष्यवाणी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी अगला 100 चुनाव भी हारेगी। बंगाल में आके इधर आके जय श्री राम करছি भागवा लगाबे तुम्हें हमें होबे ना चलबे ना। तुम्हें हमारा बंगाल का खेला किया मोदी जी अमित शाह, तुम लोग नोटिफाई करके हमारा बंगाल में सब हिंदू को एक किया है। जय श्री राम बोल के हम इधर डरा के हम इधर टीएमसी का खौफ करा है, सबका अंदर में डरा के वोट करा है। और इधर तुम इधर आके हमारा खेला किया है अमित शाह, हमें छोड़ेगा नहीं, हमारा खेला कर दिया, तुम लोग कुर्सी छीन लिया है अमित शाह। मोदी अमित शाह जय श्री राम बोल के सब हिंदू के एक करके हमारा कुर्सी छीना है। अभी दीदी का हमारा दादा कर दिया है, हम इधर ही बैठ जाएगा, हम कोड़ेगा नहीं, हम इधर धरना पे बैठ जाएगा, हमें कुर्सी देगा नहीं। तुम लोग जीत गया तो क्या करेगा? कुर्सी हमें देगा नहीं, तुमको कुर्सी कैसे लेगा? हमें देगा नहीं कुर्सी, हमें छोड़ेगा नहीं कुर्सी। तुम लोग झालमुड़ी खा के इधर खेला कर दिया बंगाल में, हमारा कुर्सी वापस करो, हम देगा नहीं कुर्सी तुम लोगों को। हमारा इधर बंगाल में कितना अच्छा हम टूरिस्ट बुलाया है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बुलाया है, इधर फॉरेन पॉलिसी मजबूत करा है बांग्लादेशी टूरिस्ट को बुला के।
तो जैसे कि हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जश्न की, और कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि हास्यास्पद है, और इसी पर अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नरेंद्र आहूजा जी देखिए बने हुए हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे तमाम फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके चलते बीजेपी ने ये जीत हासिल करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए नरेंद्र जी, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बना ही ली है, और कहीं ना कहीं अब ये अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो रुझान है अब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमेडी फनी वीडियोस जो है यहाँ पर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब ऐसा होता है तो मीम बनते हैं और मीम कहीं ना कहीं हास्य उत्पन्न करते हैं। इतनी अधिक तनाव की स्थिति में जो ये बंगाल का चुनाव हुआ, शायद सबसे अधिक तनाव रहता है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि ममता भी अपने पूरे जी जान से और पूरे अपना संघर्ष करते हुए चुनाव को लड़ती हैं। इतनी जल्दी वो भी गिव अप नहीं करते। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने अंग बंग कलिंग की नीति के तहत या लुक ईस्ट की नीति के तहत या बंगाल विजय करना ही है या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास करना है, जिसके लिए कार्यकर्ता कह भी रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा बदल दिया उन्होंने नारे को। नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ऐसा नारा था। उसको उन्होंने कश्मीर की जगह बंगाल किया। लेकिन चलिए, ऐसी स्थिति में ये सब देखने सुनने को मिलता है और अच्छा भी लगता है और थोड़ा गुदगुदाता भी है, हंसाता भी है। तो ये चुनावी तनाव के अंदर गुदगुदाने के जो वीडियो आते हैं, जो हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और चुनावी माहौल को थोड़ा सा हल्का कर जाते हैं, ये भी बहुत जरूरी होते हैं। और दिन के अंत में मैं तो अपेक्षा करता हूं कि ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं। निश्चित रूप से वह स्वयं फोन मिला करके यदि इस चुनावी जीत की बधाई प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देख करके चुनाव में हुए तनाव को कुछ कम करने का प्रयास करेंगी। ऐसी एक स्वस्थ लोकतंत्र में परंपरा रही है, इस परंपरा का निर्वहन करना उनके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है और ऐसा लगता भी है और ऐसा करना भी चाहिए। हालांकि कई नेताओं से ऐसा बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं रहा है और उन्होंने कभी इस छोटा सा जो एक दायित्व होता है विपक्षी नेता का, उसका भी निर्वहन नहीं किया। लेकिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैं शाम तक अपेक्षा कर रहा हूं, देखता हूं कि क्या होता है। जी अरे जी, ममता बनर्जी ने और टीएमसी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं चुनावों के दौरान, उन बयानों का भी जो है जमीनी स्तर पर कोई जो है इम्पैक्ट नजर नहीं आया। जैसे कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि सुनार बांग्ला, अभी उनके एक जो है नेत्री ने कहा था कि हमारी आंखों में काबा और दिल में मदीना बसते हैं, वो बयान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। साथ ही जब पीएम मोदी अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, तो जब गंगा के किनारे बैठे, वो गंगा के में नौका यान उन्होंने किया, नौका चलाने वालों से बातचीत की, तो उस समय भी उन्होंने जो है कहा था कि गंगा हमारी, हमने साफ सुथरा किया, जहां पे आप फोटो खिंचवा रहे हो। तमाम प्रकार से जो है बीजेपी की घेरने की कोशिश की गई, लेकिन इंपैक्ट जो जमीन पर वो कहीं नजर नहीं आया। उल्टा टीएमसी गर्त में चली गई। जो रुझान आ रहे हैं, इनको कैसे देखें? देखिए, एक हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है, ब्याह के गीत सच्चे नहीं हुआ करते। तो चुनाव में दिए गए नेताओं के सभी बयान सच्चे हों ऐसा नहीं दिखाई देता है। टीएमसी की नेता ने सोनार बांग्ला कहा, अरे आज कहाँ सोनार बांग्ला रह गया? बंगाल तो अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक पहचान का केंद्र बन गया, या जहां सब बड़ी तेजी से एक बदलती हुई डेमोग्राफी हमने देखी वो बन गया। जो बंगाल अपने साहित्य के लिए जाना जाता था, जो बंगाल एक क्रांति के उदय के लिए जाना जाता था, जहां पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारियों ने मिलकर के, सरदार भगत सिंह और इन सभी ने मिलकर के जो संघर्ष किया स्वाधीनता संग्राम में, और वो बंगाल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता था, और यदि सही मायनों में कहें तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हम तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, लेकिन आजाद हिंद फौज का जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था बर्मा के अंदर, रंगून के अंदर विस्थापित होते हुए भी, तो वो तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन हम इतिहास को भूल जाते हैं। आज हम उसकी बात करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब जमीन पर उसका कोई अस्तित्व ना हो। तो निश्चित रूप से ब्याह के सभी गीत और चुनाव में दिए गए नेताओं के सभी बयान यथार्थ की हकीकत में हो, ऐसा नहीं है। ये तो हम मतदाता होते हैं जिनके पर जब कटते हैं मतदान में, जो
सपने दिखाए जाते हैं और जब हकीकत पर आकर के नीचे गिरते हैं तो उन परिंदों की तरह गिरते हैं जो देखते हैं कभी अपने कटे हुए पंखों को और कभी अपने शरीर पर लगी हुई चोट को और कभी जमीन की, उस पथरीली जमीन की हकीकत को। हम तो उम्मीद करते हैं कि इस पथरीली जमीन की हकीकत पर कुछ गंगा का पानी डाल करके ठंडा किया जाएगा और जिस तनाव को कुछ कम किया जाएगा और विकास के रास्ते पर बंगाल अब आगे बढ़ सकेगा, ऐसा अब हमें लगता है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें फिर किसी भी अन्य चुनाव की बात करें, तो आरोप और प्रत्यारोप हमेशा लाजमी होते हैं पक्ष और विपक्ष में। लेकिन एक चीज और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, झालमुड़ी जो है सबसे ज्यादा इस समय फेमस हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। हालांकि असम की बात करें, वहां पर भी मिठाइयां बांटी जा रही है, आतिशबाजी हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मिठाइयों के साथ झालमुड़ी इस समय सबसे ज्यादा फेमस हो रही है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? झालमुड़ी एक प्रतीक के रूप में ऊपर उभी जी, एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है सर, एक मैसेज कन्वे कर गई जी। झालमुड़ी का मैसेज क्यों बना उसका थोड़ा सा पीछे जाएंगे। बिल्कुल। जब एक मैसेज दिया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो तुम्हें मछली और भात खाने को नहीं मिलेगा, तो उसके जवाब में कुछ भाजपा नेताओं, विशेष रूप से मैं देखता हूं अनुराग ठाकुर आदि का एक वीडियो आए जो बैठ करके अब भात और मछली खा रहे, तो वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया रही। लेकिन इसका सबसे शानदार जवाब यदि कहीं मिला तो वह झालमुड़ी के रूप में मिला। और यहां आप देखेंगे कि झालमुड़ी आम गरीब बंगाली का एक बहुत ही हेल्दी फूड है, जिसमें कि बहुत ही कैलोरीज हैं और बहुत ही अच्छे से उसको खाया जाता है, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक दूसरा, झालमुड़ी को बनाने में किसी भी तरह की कोई गैस नहीं लगती है, कोई एलपीजी का प्रयोग नहीं होता है, तो उस समय के एलपीजी संकट से बचने के लिए भी झालमुड़ी का प्रचार प्रसार। बाकी कोई भी मिठाई बनाएंगे तो आपको एलपीजी का प्रयोग करना पड़ेगा, झालमुड़ी के लिए किसी भी एलपीजी के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा, झालमुड़ी एक बहुत ही स्वस्थ आहार है, एक प्राकृतिक विशुद्ध शाकाहारी आहार है और शाकाहारी भोजन की समृद्ध परंपरा का भी एक प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री ने अचानक ही इतने हल्के फुल्के ढंग से किया और फिर एक नारा चल पड़ा कि झालमुड़ी मैंने खाई तो मिर्ची तुझे क्यों लगी। तो इसका निश्चित रूप से ये हल्के फुल्के संदेश होते हैं जिनके निहितार्थ बहुत गहरे होते हैं, जिसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। जी नरेंद्र जी, एक सवाल मेरा यह है, जिस तरीके के परिणाम पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वहां पर लोकसभा की 46 सीटें हैं, 2029 के लोकसभा के चुनाव में कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? चूंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, सबसे बड़ा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, ऐसे में क्या दिशा और दशा जो है केंद्र की तय होगी? देखिए, जो गलतियां 2024 में हुई उन गलतियों को ना दोहराने का संकल्प तो आत्मावलोकन करते हुए शायद ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। पश्चिम बंगाल की अगर सफलता के पीछे एक कारण जिसकी चर्चा नहीं हुई है तो वह है संघ का बहुत अधिक सक्रिय योगदान। संघ के कार्यकर्ता पिछले काफी लंबे समय से चुपचाप केवल झालमुड़ी खाते हुए ही या केवल चना खाते हुए और पानी पीते हुए ही काफी समय से वहां पर राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्र सेवा के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, जो अंततः भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार प्रसार बनता है। तो हम इसको भी ना भूलें और 2024 में उस बयान को भी याद करें कि हम भारतीय जनता पार्टी तो खुद में एक सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी बन चुकी है, उसे अब संघ के कार्यकर्ताओं के ऐसे सक्रिय समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ बयान कुछ नेताओं ने दिए तो उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन इस बार निश्चित रूप से संघ के योगदान को और संघ की आवश्यकता को, संघ की अनिवार्यता को, संघ को एक मातृ संगठन स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा समर्थन लिया और संघ ने पूरा समर्थन दिया। तो संघ के समर्पित स्वयंसेवकों के निस्वार्थ कार्य को भी हम बंगाल के चुनाव में भाजपा के उदय और विजय से जोड़ करके देखें और उसके लिए जो अपेक्षित योगदान है उसको हम अवश्य याद रखें और ध्यान में रखें। जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल पर लोकसभा
लोकसभा चुनाव की बात की, मैं वो एक विषय रह गया था। जी। तो आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब राज्यों में आपकी सरकार होती है तो निश्चित रूप से चुनाव पूर्व रेवड़ियां अगर बांटने का काम है तो वह आप लोकसभा चुनावों से पूर्व राज्य सरकारों के माध्यम से भी कर सकते हैं, एक। और दूसरा, सरकारी मशीनरी भी कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती, दो। और तीसरा, जनता के साथ एक जुड़ाव राज्य सरकारों के माध्यम से आपका रहता है, तीन। और चौथा, लोगों को फिर डबल इंजन सरकार का पहला इंजन, यदि राज्य में मेरी इस दल का सरकार है तो केंद्र में भी उसी दल की सरकार होनी चाहिए, ऐसा दिखाई देता है। और पांचवा, जो विश्व के स्तर पर इतने बड़े चलते हुए युद्ध में देश को चाहे व्यक्तिगत कितने भी संताप सहने पड़े हो, कितने भी तंज सहने पड़े हो, उसके बावजूद देश को सुरक्षित रख करके, अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रख करके, डीजल और तेल के दामों को आज तक तो ना बढ़ने दे करके, और एलपीजी सिलेंडर जो हम घर में प्रयोग करते हैं या जो घर में पाइप से गैस आती है उसके दाम ना बढ़ने दे करके जो कार्य किया है, जो कार्य सराहना के योग्य है, उसकी सराहना होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनावों में पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, हम तमाम राज्यों के चुनावों की बात कर रहे हैं, दक्षिण पे भी हम आए हैं, लेकिन केरला जो है एक राज्य कहीं ना कहीं, केरलम अब इस समय रह गया है, नाम बदल दिया गया है, केरला से केरलम हो चुका है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से हवा का रुख आप देखते हैं? केरलम में तो अब कहीं अगर एकमात्र स्थान जहां कांग्रेस के लिए कोई खुशखबरी की खबर है तो वह केरलम रह गया है। और केरलम में लेकिन एक स्थिति रहेगी कि शशि थरूर को, जिन्हें जीत का महत्व दिया जाना चाहिए, केरलम के अंदर कांग्रेस की जीत का महत्व, क्या उन्हें उतना महत्व दिया जाता है, या केरलम में भी वही स्थिति कांग्रेस बनाएगी जो कर्नाटक में उन्होंने आपस में दो नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लड़वा करके बनवा दी। तो निश्चित रूप से केरलम आज कांग्रेस के लिए एक सांस लेने का स्थान, या एक वह स्थान जहां की विजय के उपरांत कांग्रेस कह सकती है कि हाँ, हम अभी बाकी हैं, कांग्रेस अभी जिंदा है, ऐसा कह करके केरलम की विजय को देख सकते हैं। लेकिन इसका निहितार्थ एक और भी है कि वहां आप भारतीय जनता पार्टी को हरा करके सत्ता में नहीं आए, वहां आप अपने ही एक इंडी सहयोगी एलडीएफ के दलों को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी आदि जैसे वामपंथी विचारधारा के दलों को हरा करके आए हैं, एक। और दूसरा, ये केरलम शायद आखिरी राज्य था जहां वामपंथी विचारधारा की सरकार थी। त्रिपुरा में समाप्त हो चुकी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंकी थी, अब में यूडीएफ ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो निश्चित रूप से वामपंथ का अंतिम दुर्ग अब खत्म हुआ। मुझे तो लगता है कि जहां हम गृह मंत्री अमित शाह का एक देख रहे हैं कि वह नक्सलवाद को, नक्सलबाड़ी को, नक्सली आतंक को समाप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा जो वामपंथ से प्रेरित होती है, तो वामपंथी दलों के अंतिम दुर्ग को ढहने के रूप में भी हम केरलम को देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, लगातार हम देख रहे हैं, महाकवरेज देखिए लगातार जारी है और कहीं ना कहीं स्थिति में जो है कपिल बिल्कुल परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो कपिल, इस पर एक कंक्लूजन क्यों ना ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, इस पर आप क्या टेक है? अब बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अस्वस्थ नजर आ रही है। और जिस तरीके से असम से वो तो पहली तस्वीर आ रही थी, और कहीं ना कहीं बाकी आप पुडुचेरी को भी हम न भूलें, 3 राज्यों से जो है कहीं बीजेपी को सुखद खबर सामने आ रही है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल से। और लगातार जो है विश्व पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।